तो आज का क्लास जो होगा कि आज का जो क्लास होगा तुम्हारा वो तुम्हारा किसके रिगार्डिंग होने वाला है? रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। ये हम लोग का चैप्टर नंबर कौन सा होगा? ये चैप्टर नंबर हम लोग का कौन है? 7 है। हम लोग चैप्टर नंबर 6 लास्ट क्लास तक कर लिया था। आज का जो क्लास होगा फुल्ली किसके रिगार्डिंग होगा? रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग होगा। अब ये क्या है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट? ये हम लोग डिटेलिंग में समझता है। इससे पहले हम लोग चैप्टर कॉस्ट वाला कंप्लीट किया था, मतलब सामान को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। उससे पहले हम लोग प्रोड्यूसर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि सामान प्रोडक्शन के टाइम में क्या लगता है कॉस्ट। तो आज का जो टॉपिक होगा वो रेवेन्यू के रिगार्डिंग होगा। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। क्या समझेगा? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। तो इजी वे में रेवेन्यू का मतलब समझता है, ठीक है। जो एज ए सेलर, जो सेलर सामान बेच के पैसा कमाता है वो क्या होता है? उसके लिए रेवेन्यू होता है। क्या होता है तुम्हारा? रेवेन्यू होता है। एज ए सेलर हम 10 का सामान 5 टू बेचा तो कितना कमाया? 50 रुपीज कमाया, नहीं कमाया, वो मेरा क्या है? रेवेन्यू है। क्या है तुम्हारा? रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू रेफर्स टू द मनी रिसीव्ड बाय ए सेलर बाय सेलिंग हिज प्रोडक्ट इन द मार्केट, हेंस रेवेन्यू सेल्स रिसीट्स और सेल्स प्रोसेस। मतलब एज ए सेलर जो मार्केट में हम सामान बेचता है और सामान बेच के पैसा कमाता है वो मेरे लिए क्या होता है? रेवेन्यू होता है, सिंपल सा लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे कि 10 का मैगी मार्केट में, 10 का मैगी था, 5 तो मार्केट में बेचा एक सेलर, तो उसको कितना मिला पैसा? 50। तो 50 इसके लिए क्या होगा? रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू को हम लोग सेल्स रिसीट्स भी बोलता है और सेल्स प्रोसीड्स भी बोलता है। समझ में आया बात? ठीक है। उसका बाद नेक्स्ट होगा तुम्हारा टोटल रेवेन्यू। क्या होता है? अब देखो रेवेन्यू समझ गया ना। अब टोटल रेवेन्यू में कितना पैसा कमाया है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इट इज द टोटल मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जितना यूनिट सब बेच के तुम कितना पैसा कमाया है वो तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा टोटल रेवेन्यू। मतलब तुम्हारे पास जितना सब, जैसे मैगी मेरे पास 10 पैकेट बेचा था, टोटल का टोटल मैगी बेच दिया और टोटल मैगी बेच के कितना जनरेट किया वो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? टोटल रेवेन्यू निकलेगा। कैसे निकल रहा है टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी। प्राइस मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी कर देगा तो क्या निकल जाएगा? अपना टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। जैसे कि कितना है तुम्हारा प्राइस? मान लो कि 5, एक सामान का दाम था 5, मतलब 5 का मैगी था, कितना बेचा? 10 टू, तो कितना रुपया कमा लिया हम लोग? 50 रुपीज। तो ये होता है हम लोगों का क्या, कौन सा रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू होता है। कौन सा रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू होता है। फिर ये हो गया टोटल रेवेन्यू, कि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट होता है एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। जैसे कि तो मान लो 50 रुपीज टोटल कमाया, कितना कमाया? 50 रुपया क्या, मतलब एक यूनिट में कितना रुपया कमाया, तो कितना होगा? 50 क्या होगा? 50 कितना होगा तुम्हारा? 50 डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स। एक यूनिट में कितना कमाया? तो 5 रुपया। क्या होता है तुम्हारा? एवरेज रेवेन्यू। एक यूनिट बेच के कितना पैसा कमाया है, तो 50 रुपीज टोटल कमाया, ठीक है। कितना यूनिट बेचा? 10 यूनिट, तो एक यूनिट में कितना कमाया? 5 रुपया कमाया। तो ये होता है तुम्हारा कौन सा यूनिट? एवरेज रेवेन्यू। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट एवरेज रेवेन्यू क्या होता है अपना, समझना थोड़ा सा। एवरेज रेवेन्यू इज रेफर टू एज रेवेन्यू दैट इज अर्न पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट में तुम कितना कमाया, पर यूनिट में तुम कितना कमाया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेवेन्यू दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द सेलर फॉर द सेलिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी। जैसे कि हम टोटल 50 रुपया कमाया और कितना यूनिट बेच के? 10 यूनिट बेच के 50 रुपया कमाया, तो एक यूनिट में कितना कमाया? 5 रुपया कमाया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू। देखो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला भी करो, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू से अगर क्वांटिटी को डिवाइड कर देगा तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? एवरेज रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। समझ में आया बात? और एक और बात, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस। एवरेज रेवेन्यू जो होगा ना, AR, ये जो AR होगा ना, AR हमेशा किसका इक्वल होगा? प्राइस का होगा। क्योंकि देखो पर यूनिट बेच के तुम 10 रुपया, पर यूनिट बेच के मैं कितना कमाया? 5 रुपया। हम लोग देखो समझना, ये वाला टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है कि एवरेज रेवेन्यू हमेशा किसका इक्वल होगा? प्राइस के इक्वल होगा। जैसे कि मान लो 50 यूनिट, तुम 50 रुपीज कमाया, कितना यूनिट बेच के? 5 यूनिट, तो एक यूनिट में कितना कमाया? 5 रुपया करके कमाया। और मैगी का दाम भी कितना था? 5 रुपया था, नहीं कितना? तो एवरेज रेवेन्यू और तुम्हारा मैगी का प्राइस भी कितना है? 5। तो एवरेज रेवेन्यू और तुम्हारा प्राइस दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। समझ में आया बात? समझ में आया ना बात कि एवरेज रेवेन्यू और तुम्हारा प्राइस क्या होगा? दोनों इक्वल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब हर एडिशनल यूनिट बेच के तुम कितना कमाया, तो इट इज द एडिशनल रेवेन्यू विच कैन बी डिराइव बाय द सेलिंग द नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट बेच के तुम कितना कमाया वो तुम्हारा क्या होता है? मार्जिनल
रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा अपना, चेंज इन टीआर, मतलब टोटल रेवेन्यू में कितना चेंजेस आया डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, या सोल्ड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू टीआरएन माइनस 1, ये भी कर देगा तो तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब एक एडिशनल यूनिट बेच के नेक्स्ट यूनिट बेच के तुम कितना कमाए, वो तुम्हारा क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू। समझ में बात तो नहीं है, आया। फिर नेक्स्ट देखो रिलेशनशिप, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिलेशनशिप को समझना होगा कि देखो रिलेशनशिप बिटवीन टीआर, एआर एंड एमआर, रिलेशनशिप समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि टीआर, एआर और एमआर के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है। तो दो मार्केट है, एक होता है परफेक्ट मार्केट, एक होता है इनपरफेक्ट मार्केट, दोनों में कैसा कैसा रिलेशनशिप चलेगा उसको हम लोग बेटर वे में समझता है। देखो let us now consider the relationship between these three revenue concept of the revenue. The relationship can be better be studied under the two following situation. दो सिचुएशन में इसका रिलेशनशिप को हम लोग समझता है। पहला रिलेशन होता है when the price is constant, जब प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। ये कब होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे कंपटीशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, एक रुपए भी तुम कम बेसी कर नहीं सकता है। उसमें प्राइस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, ठीक है। अभी मान लो कि मान लो कोई भी एक, मान लो अमूल दूध है, मान के चलो उसका प्राइस 10 रुपया ना, तो 10 रुपया होगा तो तू वो भी 10 रुपये में बेचेगा, तो चेंज नहीं कर सकता है। समझ में बात, अगर 9 रुपया 12 रुपया कर देगा तो कोई खरीदेगा नहीं उसे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसको बोलता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। फिर एक हम लोग बात करेगा जब प्राइस क्या होगा, वेरिएबल होगा, जब ये कब होगा तुम्हारा इम्परफेक्ट कंपटीशन में। समझ में दोनों केस पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ने वाला है, व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट और इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। देखो इसमें ऐसा रिलेशनशिप किस तरीके से होगा, डिफाइन किया, देखो समझना। When the price is constant in case of perfect competition, the relationship between TR, MR, relationship between TR, AR और MR when the price remain constant कैसे होगा, देखो in markets like perfect competition the price of the commodity remain constant at all level of output। जितना लेवल ऑफ आउटपुट में क्या होगा, प्राइस हमेशा हर लेवल ऑफ आउटपुट में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 10 का प्राइस है तो 10 10 10 10 10 ही होगा, ठीक है। एंड एनी फॉर्म इन इंडस्ट्री कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, में कोई भी इंडस्ट्री मार्केट प्राइस को चेंज इन्फ्लुएंस नहीं करता है, ठीक है। द सेल ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी हायर और लोअर एट द सेम प्राइस ओनली, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट द सेल ऑफ एनी एडिशनल यूनिट द मार्जिनल विल बी द सेम। इसमें मार्जिनल जो होगा ना, मार्जिनल रेवेन्यू, ये भी हर एडिशनल यूनिट पे बेचने पे क्या होगा, सेम निकलेगा, क्योंकि प्राइस क्या है, सेम है, इसलिए, ठीक है। As a result, both AR and MR curve coincide with horizontal straight line parallel to the x-axis। देखना डायग्राम समझता है आप लोग थोड़ा सा इसका। देखो इसको हम लोग प्रूव करेगा दो, एक शेड्यूल से, एक तुम्हारा क्या है, तुम्हारा डायग्राम से। जिसका एकदम इजी है समझना, देखो समझना मेरा बात को। देखो स्टार्टिंग में शेड्यूल से थोड़ा समझता है। स्टार्टिंग में क्वांटिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। प्राइस हर लेवल में क्या है, कांस्टेंट है। तुमको प्राइस दिया रहेगा, क्वांटिटी दिया रहेगा, बाकी सब तुमको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालना समझना। देखो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था, प्राइस मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी। तो इसको करेगा तो 10, इसको करेगा तो 20, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 30, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 40, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 50। मतलब प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। समझ में बात, ये सकर निकालने के लिए। अब हमको नेक्स्ट क्या चाहिए, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेगा किससे, क्वांटिटी से, तो एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा। तो देखो टोटल रेवेन्यू है 10, 10 से 1 में डिवाइड किया तो कितना होगा 10। टोटल रेवेन्यू 20, 20 से 2 को डिवाइड करेगा तो 10, 30, 30 से 3 को डिवाइड करेगा तो 10। तो मतलब एवरेज रेवेन्यू डिवाइड करेगा तो 10 10 10 10 10। हम बताया था ना परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट में तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ऊपर भी बताया था ना कि प्राइस और एवरेज, परफेक्ट मार्केट की बात नहीं है, प्राइस और रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, सेम होता है। जितना बेचेगा उतना तुम कमाएगा, जितना सामान का दाम होगा उतना ना तुम कमाएगा। 5 का मिलेगा तो 10 रुपए थोड़ा ना कमाएगा, 5 का मिलेगा तो 5 रुपए तुम्हारा रेवेन्यू भी होगा नहीं होगा। तो याद रखना एआर और प्राइस हमेशा क्या होता है, हर लेवल में इक्वल होता है, चाहे वो परफेक्ट हो चाहे वो इम्परफेक्ट हो, मतलब मैटर नहीं करता है, दोनों क्या होगा, हर लेवल में इक्वल होगा। समझ में आया बात, ठीक है। जैसे कि इम्परफेक्ट मार्केट में पड़ेगा, देखो इम्परफेक्ट मार्केट में क्या है, प्राइस, देखो ये तुम्हारा प्राइस है, ये तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू, दोनों क्या होता है, सेम चलता है, ठीक है, चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। उसका बाद से एवरेज रेवेन्यू निकालने सीखा, अब निकालना पड़ेगा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का दो फॉर्मूला है, चेंज इन टीआर
बताया था ना, चेंज इन क्वांटिटी बताया था। और चाहे हम लोग इसे भी कर सकता है, देखो इसमें इसको किया तो कितना होगा 10, कितना होगा 10 10 10 10 10 होगा, ये नहीं होगा, बता देना फॉर्मूला। ठीक है, दो फॉर्मूला बताया था ना, देखो स्टार्टिंग में बताया था, दो फॉर्मूला था अपना। देखो एक था तुम्हारा चेंज इन टीआर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो देखो यहां समझना है टीआर में कितना चेंजेस हुआ, यहां से यहां में कितना चेंजेस हुआ, 10 का चेंजेस आया, और क्वांटिटी में कितना का चेंजेस है, 1 का चेंजेस है। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा तुम्हारा, 10 आएगा, नहीं आएगा। हाँ, चाहे 20 से 10 को माइनस भी करेगा तो कितना होगा, 10 ही आएगा, नहीं आएगा। इसको इससे माइनस करेगा तो 10, इसको इससे माइनस करेगा 10, इसको इससे माइनस करेगा तो 10। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू डिफाइन हम लोग करता है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है बोलो, फिर डायग्राम में चलता हम लोग। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? फिर नेक्स्ट देखो डायग्राम को समझना, डायग्राम को समझना। देखो ये डायग्राम है तुम्हारा, इसको समझना बेटर वे में। देखो यहाँ पे क्या रखा हम लोग, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, और यहाँ पे क्या रखा हम लोग, यूनिट सोल्ड। तो देखो जो तुम्हारा प्राइस है, देख रहा है ना, डायग्राम को पूरा देख रहा है ना तुम लोग, डायग्राम एकदम पूरा अंडरस्टैंड करना डायग्राम को समझेगा नहीं तो दिक्कत होगा तुम लोगों का। समझना यहाँ पे क्या रखा हम लोग, यूनिट सोल्ड, यहाँ पे रखा हम लोग टीआरएन एमआर, टीआरएन एमआर को रखा है, ठीक है ना। तो देखो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है, देखो क्वांटिटी 1 2 3 4 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्राइस हमेशा क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा प्राइस, हर लेवल में क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है या नहीं है। देखो क्वांटिटी 1 था तो प्राइस इतना था, 10 ही था, ये था तो इतना था, इतना था, इतना था, इतना था, इतना था। देखो इस केस में एआर, प्राइस एंड एमआर तीनों क्या है, इक्वल है ना। इस पॉइंट में क्या एआर, देखो प्राइस, एआर और एमआर तीनों क्या है तुम्हारा, इक्वल है, ठीक है। बस टीआर तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो जब क्या था तुम्हारा, जब 0 था तो टीआर कितना था तुम्हारा, देखो यहाँ पे समझना, जब क्वांटिटी 1 था तो टीआर कितना था तुम्हारा, टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी 1 में टीआर कितना था, 10 था। फिर क्वांटिटी 2 में कितना बढ़ा टीआर, 10 से कितना हो गया, ये 20 है, 20 हो गया। फिर इससे कितना हो गया, 30 हो गया। समझ आना, पॉइंट को जोड़ते जाना, यहाँ पे कितना हो गया, 30 हो गया। फिर कितना हो गया, 40, फिर 50। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, टीआर। तो टीआर ऊपर जा रहा है और एमआर, एआर एंड प्राइस तीनों क्या है, एक लाइन में कांस्टेंट है। समझ में आया बात, तीनों क्या है, इक्वल है या नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग का होगा, क्या होगा, जब प्राइस कांस्टेंट होगा तो शेड्यूल और डायग्राम इस तरीके से हम लोग का ड्रॉ होगा। प्राइस इसमें प्राइस, एआर और एमआर तीनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बस वो क्या होगा तुम्हारा, चेंजेस होते जाएगा। इस पॉइंट में देखो हम लोग इस पॉइंट में एमआर भी था, एमआर भी क्या है, 10 है या नहीं है, एमआर भी 10 है और प्राइस भी, एमआर भी 10 है और टीआर भी क्या था, स्टार्टिंग में 10 था, क्या नहीं था ना। उसके बाद टीआर हर, एमआर हर में क्या हो गया, 10 10 10, तो 10 10 से बढ़ते गया, एआर भी 10 10 से क्या हो गया, बढ़ते गया। इस पॉइंट में प्राइस, एआर और एमआर तीनों क्या है, इक्वल है। समझ में आया बात, किसी को कोई दिक्कत है, नोट डाउन कर ले इसको। देखो फिर थोड़ा सा समझना, ये भी नोट डाउन कर लेना प्रॉपर वे में। डायग्राम तो लिख दिया, बना दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखना है कि एज द सीन इन द गिवन शेड्यूल एंड डायग्राम, प्राइस, देखो प्राइस एआर रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल। प्राइस हर लेवल में क्या है तुम्हारा, सेम है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, एंड इज इक्वल टू द एमआर, और प्राइस, एआर और एमआर तीनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। उसका बाद देयरफॉर द डिमांड कर्व ऑफ एआर इज परफेक्टली इलास्टिक एंड टीआर कंटिन्यूअसली राइज। इस तरीके से लिखेगा तो प्रेजेंटेशन और बेटर होगा और ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट हम लोगों का क्या है तुम्हारा, व्हेन द प्राइस इज वेरिएबल इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जब तुम्हारा प्राइस क्या वेरिएबल है, अभी मान लो तुमको ज्यादा सामान बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, प्राइस को घटाना पड़ेगा। जितना प्राइस घटेगा उतना क्वांटिटी बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस में क्या होगा, चेंज होते रहेगा। इसको समझना थोड़ा सा। देखो द रिलेशनशिप बिटवीन एमआर, एआर, ठीक है, व्हेन द प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। इन मार्केट्स लाइक इम्परफेक्ट मार्केट द प्राइस टेंड टू फ्लक्चुएट एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। इसमें डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस क्या होते रहता है, चेंजेस होते रहता है, ठीक है। ए फर्म कैन इंक्रीज इज वॉल्यूम ऑफ सेल, जब फर्म क्या करेगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा बाय डिक्रीजिंग द प्राइस। प्राइस को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सो द एआर फॉल्स विद इंक्रीज इन सेल, जैसे जैसे सेल्स को बढ़ाएगा एआर गिरते जाएगा, पता है, ठीक है। फिर द रेवेन्यू फ्रॉम द एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द एमआर विल बी लेस देन एआर एज ए रिजल्ट बोथ एआर एंड एमआर कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से होगा, देखना समझना। इसको मैं शेड्यूल को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देख रहा ना डायग्राम,
देखो यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 सोन, ठीक है। प्राइस पर यूनिट कितना था? 10 था, तो टोटल रेवेन्यू कितना था? 10 था। प्राइस को घटाया तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? प्राइस घटाने से क्या होता है? इनकम बढ़ता ही नहीं बढ़ता है। तो फिर प्राइस और घटा तो और इनकम बढ़ा, प्राइस और घटाया तो और इनकम बढ़ा, प्राइस और घटा तो और इनकम बढ़ा, प्राइस और घटाया तो इस फेज में दोनों क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। फिर और क्या किया? प्राइस घटाया तो रेवेन्यू क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू घट नीचे जाने लगा। समझ में आया? उसका बाद से एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता पता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा? 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो 8। इस तरह का टोटल रेवेन्यू भी निकाल लेगा। फिर मार्जिन रेवेन्यू टीआरएन माइनस टीआर पता ही है क्या होगा? इससे इसको घटाएगा तो 8, इसको इससे घटाएगा तो 6, इसको इससे घटाएगा तो 4, इसको इससे घटाएगा तो 2, इसको इससे 0, इससे इसको नेगेटिव चला जाएगा। समझ में आया बात? हालांकि देखो समझने में बात कि जब भी हम लोग मान लो कि नेगेटिव होना बहुत इंपॉसिबल सा बात है। एआर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एआर समझते ना, एवरेज रेवेन्यू। कभी ऐसा होगा कि तुम सामान बेचा, अब पॉकेट से 2 रुपया भी दिया, ऐसा होगा क्या? तो नेगेटिव इसमें नहीं होता है। मार्जिन रेवेन्यू भी नेगेटिव होने का हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। देखो मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव कब करेगा? जिसको मतलब वो सोचा कि मेरा प्रोडक्ट बिक्री नहीं हो रहा है, तो वो सोचा कि और इसका प्राइस घटाओ और घटाओ घटाओ कर करके उसको नेगेटिव कर सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करता है। होगा क्या? दो सामान भी बेचो, 2 रुपया पॉकेट से डालो, होगा क्या? नेगेटिव नहीं होता है। क्या होता है तुम्हारा? एआर 0 भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होता है। बहुत कम केसेस में होता है। एआर तो होगा ही नहीं, एआर तो नेगेटिव होगा ही नहीं। एआर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एमआर नेगेटिव हो भी सकता है, लेकिन एआर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। देखो इस डायग्राम को देखना, तुम लोग थोड़ा समझेगा। देखो देख रहे हो डायग्राम? थोड़ा सा छोटा कर देता है। देखो देखो क्या हुआ तुम्हारा? टीआर बढ़ते जा रहा है, नहीं बढ़ते जा रहा है? टीआर बढ़ते जाएगा। इस पॉइंट में क्या होता है? मैक्सिमम होता है, फिर टीआर गिरने लगेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में देखो टीआर देखना, देखो ये पॉइंट देख रहा है ना, ये पॉइंट देख रहा है, देखो टीआर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ये 2 पॉइंट में क्या हो गया? मैक्सिमम हुआ ही नहीं हुआ, तो टीआर मैक्सिमम हो गया, और फिर टीआर भी नीचे चला गया। समझ में आया? उसके बाद ये टीआर का था, ठीक है। अब देखो एआर एंड एमआर। एआर क्या हो रहा है? एआर कंटिन्यूसली नीचे जा रहा ही नहीं जा रहा है। एआर कंटिन्यूसली नीचे जा रहा ही नहीं जा रहा है। एआर देखो, एआर पूरा स्पीड से नीचे जा रहा है। देखो ज्यादा स्पीड से नीचे कौन जा रहा है? एमआर ना एआर? एमआर ज्यादा नीचे जा रहा है स्पीड में, और एआर फ्लेटर में जा रहा है, फ्लेटर में जा रहा है, ठीक है। तो देखो एआर एंड एमआर दोनों नीचे जा रहा है, लेकिन एआर नेगेटिव नहीं होगा। एआर क्या होगा? नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब सामान भी बेचा, अब पॉकेट से 2 रुपया दिया भी, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां में एमआर क्या होगा? 0 भी होगा और नेगेटिव भी होगा। 0 कब होगा? जब तुम्हारा टीआर मैक्सिमम होगा, तो एआर क्या हो जाएगा? तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। जब टीआर मैक्सिमम होगा तो एआर क्या हो जाएगा? तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और ये डायग्राम कैसे ड्रॉ हुआ है? तो सिंपल सा बात है, देख रहे हो ना डायग्राम? देखो 1 था, देखो जब यूनिट 1 था तो टीआर कितना था? 10 था। यूनिट 2 हुआ तो टीआर कितना हो गया? 18 हो गया। 20 से थोड़ा सा नीचे 18 हुआ। फिर यूनिट कितना हुआ? 3 हुआ, तो टीआर कितना हो गया? 24 हो गया। 30 से थोड़ा सा नीचे हो गया, देखो 25 है, 24 हो गया नीचे में। फिर टीआर जैसे जैसे बढ़ते गया, तो उस तरीके से डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते गया। इसको घर से पेंसिल से मिला लेना, ठीक है। समझिएगा करने से गया, ठीक है। अब थोड़ा सा कंक्लूजन पढ़ता, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द above graph the TR curve increase as long as MR is positive, reaches the highest point A when the MR is 0। जब TR अपना हाईएस्ट पॉइंट पे है तो MR क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। बी पॉइंट में देखो, स्टार्ट टू डिक्लाइन द MR becomes negative। MR क्या हो गया? बिकम नेगेटिव। Thus the relationship between TR and MR when the price falls with an increase in output can be assumed sum as, देखो टीआर इंक्रीज, देखो टीआर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टीआर इंक्रीज एज लॉन्ग एज एमआर इज पॉजिटिव। जब तुम्हारा टीआर बढ़ रहा है तो उस समय एमआर क्या है? तुम्हारा पॉजिटिव है, ठीक है। फिर क्या हुआ? टीआर जब मैक्सिमम हो गया, एमआर इज क्या हो गया? 0 हो गया। जब टीआर तुम्हारा क्या हो गया? नीचे जाने लगा, तो एमआर क्या हो गया? तुम्हारा नेगेटिव हो गया। बात समझ में आ रहा है ना बात? फिर देखो और देखो, और इसको एक्सटेंड बढ़िया से किया हुआ है। देखो लिखा हुआ है, व्हेन एआर फॉल्स, जब तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा when AR falls, जब तुम्हारा AR नीचे जा रहा है, एवरेज रेवेन्यू नीचे जा रहा है। किस लिए जाता है एवरेज रेवेन्यू नीचे? जब हम लोग आउटपुट को क्या करता है? मतलब प्राइस घटाता है, और आउटपुट क्या होता है? तुम्हारा बढ़ता है। तो जब क्या होगा? when the AR falls as the output increase, जब तुम्हारा आउटपुट इंक्रीज होगा, सेल्स बढ़ाएगा, तो AR तुम्हारा क्या होता है? नीचे जाता है, ठीक है। और MR also falls, MR भी क्या होता है? तुम्हारा नीचे जाता है, ठीक है। MR falls as a greater than AR, MR ज्यादा स्पीड में गिरता है देन
AR, MR ज्यादा स्पीड में गिरेगा, AR लाहे लाहे गिरेगा। समझ में है बात? ठीक है। इन अदर वर्ड्स MR विल बी रिमेन्स बिलो द AR। द रीजन इज द, देखो क्या, देखो इन अदर वर्ड्स MR विल बी रिमेन बिलो द AR। देखो जो MR था ना वो AR का हमेशा बिलो था, ये नहीं था। इसका रीजन क्या, देखो द रीजन इज द डिफरेंट, द रीजन इज डिफरेंट नेचर ऑफ AR एंड MR। क्यों ऐसा होता है कि AR अलग नेचर का होता है और MR अलग नेचर का होता है? ठीक है। MR इज लिमिटेड टू 1 यूनिट। जो MR होता है वो 1 यूनिट पर डिपेंड होता है कि एक बढ़ा तो कितना घटा, ठीक है। लेकिन जो AR होता है तो टोटल पे डिपेंड होता ही नहीं होता है। AR टोटल पे डिपेंड होता है। जब टोटल पे कोई चीज डिपेंड होता है तो लाहे लाहे गिरेगा, लेकिन एक पे जब डिपेंड होता है तो क्या होता है, ज्यादा स्पीड में गिरता है। ठीक है। Derived by the whole resulting in comparatively lesser fall than fall in MR। समझ में आ बात? तो याद रखना AR क्या होता है, स्लो गिरता है, MR बहुत स्पीड में गिरता है, क्योंकि MR 1 यूनिट पर डिपेंड होता है और AR टोटल यूनिट्स पे डिपेंड होता है। इसीलिए ऐसा होता है कि MR क्या होता है तुम्हारा, ज्यादा स्पीड में गिरता है और AR कम स्पीड में गिरता है। ठीक है। फिर TR जब मैक्सिमम होगा तो MR क्या हो जाता है तुम्हारा, 0 हो जाएगा। दिस हैपेंड एट यूनिट 6 ऑफ आउटपुट, लिखा हुआ यूनिट 6 ऊपर में देखना। ठीक है। MR कैन क्रॉस द X एक्सिस व्हाइल AR कट। देखो MR तुम्हारा X एक्सिस को कट कर देगा। देखो MR है ना, MR तुम्हारा X एक्सिस को कट करके नीचे चला जाएगा, बट क्या लिखा है तुम्हारा, AR कांट, AR ऐसा कर नहीं सकता है। This is for simple reason that firm will not charge negative price for its product। अब क्या फर्म बोला ना नेगेटिव प्राइस चार्ज करता है क्या, सामान भी बेचेगा, 2 रुपया पॉकेट से लो निकाल के दे भी दिया, ऐसा होगा क्या? कभी भी ऐसा होने वाला नहीं है कि हम लोग सामान बेचते हैं क्या, पैसा कमाने के लिए। अब ऐसा तो होगा सामान बिक्री नहीं होगा तो भाव तो भाव बेच देगा, ऐसा होगा कि पॉजिटिव और सामान भी बेच रहा है और 2 रुपए लो तुम लेके जाओ मेरा सामान, ऐसा सामान तो बनाएगा क्या कोई, नहीं होगा ना। तो ये चीज यहाँ पे बोला हुआ है कि MR can cross the X axis while AR can't, AR कर नहीं सकता है। This is for simple reason that the firm will not charge the negative price for its product। Moving of the MR curve is the negative reason would imply that the firm tries to sell more by more, reducing the price of the product। It may be find that additional sales only bring नेगेटिव रेवेन्यू फॉर इट। मतलब फर्म चाह रहा है कि हम और गुड्स बेचे इसलिए उसका प्राइस और घटाते जा रहा है, तो MR नेगेटिव हो सकता है, लेकिन AR तुम्हारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है। Thus become the MR negative, TR false, negative, MR is possible only when the price declining the। ठीक है। ये सब था तुम्हारा क्या सा, when the price is variable and imperfect competition में, इस तरीके से होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का एक और टॉपिक बचता है इसमें, क्या टॉपिक है वो देख लो, ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का, क्या तुम्हारा जनरल रिलेशन बिटवीन AR एंड MR। AR और MR में रिलेशनशिप कैसा होता है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखो हम लोग क्या है, जनरल रिलेशनशिप बिटवीन AR और MR। AR और MR में कैसा रिलेशनशिप होता है। ठीक है। The relationship between AR and MR depends on the whether price remains the same or falls with the rise in amount output। देखना समझना थोड़ा सा फिर से इसको अच्छा से। The relationship between AR and MR depends on whether the price remains the same or falls with the rise in output। हम लोग इसमें दोनों का रिलेशन देखेगा कि जब प्राइस क्या होता है तुम्हारा, क्या लिखा है तुम्हारा, प्राइस सेम है या प्राइस घटने से आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। हाउएवर इफ नथिंग इज मेंटेन अबाउट द नेचर ऑफ द प्राइस विद द राइज इन, मतलब कुछ भी बोला गया नहीं है कि प्राइस के रिलेटिंग कुछ भी क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है, तो देन द फॉलोइंग जनरल रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द AR एंड MR। मतलब प्राइस के रिलेटिंग कुछ भी नहीं बोला, हम लोग ऊपर में पढ़ा ना कि प्राइस बढ़ रहा है, एक में प्राइस क्या था, एक में प्राइस क्या होता, वेरिएबल था, एक में प्राइस क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन इसमें प्राइस का रिगार्डिंग कुछ भी बोला नहीं है, तो MR और AR में तुम कैसे रिलेशनशिप को दिखाएगा वही अभी अब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा डायग्राम, ये डायग्राम होगा तुम्हारा, ये डायग्राम कैसे होगा पता है, देखो अब तक प्राइस का रिगार्डिंग कुछ भी बोला नहीं है तो MR और AR में कैसे रिलेशनशिप को दिखाएगा अभी वही देखना हम लोग को। ठीक है। तो क्या होगा, MR स्टार्टिंग में क्या होगा, बढ़ेगा, फिर वो नीचे गिरेगा। ठीक है। फिर प्राइस के रिगार्डिंग कुछ भी बोला नहीं है तब ऐसा करना है, लेकिन ऊपर में प्राइस के रिगार्डिंग बोला हुआ था। ठीक है। और AR तुम्हारा बढ़ेगा, स्टार्टिंग में MR क्या तुम्हारा AR क्या होगा, MR से नीचे होगा, फिर MR को यहाँ में मिनिमम में काट देगा, फिर ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से होता है। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि देखो स्टार्टिंग में लिखना कुछ है, क्या है कि देखो समझना,
बात को। क्या लिखा है? AR इंक्रीज, जब AR इंक्रीज हो रहा है व्हेन द MR इज हायर देन AR। जब AR तुम्हारा देखा ना कि तुम्हारा ये MR है, ये तुम्हारा AR है, ऐसा था ये नहीं था। तो MR स्टार्टिंग में क्या है? हायर है, किससे? AR से। तो पहले लिखा हुआ क्या? AR इंक्रीज व्हेन MR इज द हायर देन AR। ठीक है, व्हेन द, क्या लिखा हुआ है? व्हेन द तुम्हारा AR increase when the MR is higher than AR, when MR is greater than क्या होगा? AR, AR क्या होगा? फिर increases होगा। ठीक है, फिर AR क्या हो जाएगा तुम्हारा? मैक्सिमम हो जाएगा। AR is maximum and constant when the MR is equal to the AR। जब ये तुम्हारा MR, ये तुम्हारा क्या हो गया? AR, इस पर में क्या होगा? दोनों काटेगा ही नहीं काटेगा? ठीक है, और उस टाइम में MR और AR दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फिर AR गिरने लगेगा when the MR is less than AR, मतलब इस केस में तुम्हारा MR क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा स्पीड में गिरेगा और AR कम में होगा। तो AR ऊपर चला जाएगा और MR नीचे चला जाएगा। AR फॉल्स। देखो यहाँ पे देखो, फिर AR गिरने लगेगा। देख रहा है ना कि स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में ये पॉइंट देखना, देखो ये MR है, ये तुम्हारा क्या है? AR है। तो स्टार्टिंग में क्या है तुम्हारा? MR ग्रेटर देन क्या है तुम्हारा? AR। ठीक है, इस पॉइंट में MR इक्वल्स टू क्या है? AR। फिर इस पॉइंट में क्या है कि AR तुम्हारा ज्यादा है और MR तुम्हारा कम है। तो इस तरीके से AR और MR और का हम लोग रिलेशनशिप डिफाइन करता है। सो रेवेन्यू चैप्टर हम लोग का खत्म, एकदम सिंपल सा चैप्टर था। ठीक है, नेक्स्ट वाला चैप्टर हम लोग का प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जहां पे हम लोग और चैप्टर को अच्छा से डिफाइन करके सीखेगा। तो आज का क्लास हम लोग करते हैं यहाँ पे समाप्त।